तारीख में एक ही ऐसा शख्स आया है जिसने अमेरिका और इसराइल जैसी फिरौन और गासिब ताकतों को नाको चने चबवा दिए थे। वो कोई रियासत नहीं था, मगर उसकी हैबत और ताकत कई रियासतों से बढ़कर थी। उसके नाम से दुनियाए कुफर लरसती थी। उस अकेले शख्स ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी थी। 11 साल उसने दुनिया भर की एजेंसीज को तिगनी का नाच नचाए रखा। सऊदी अरब के इस शहजादे ने दीन इलाही के लिए फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी और आखिरी सांस तक सेहूनी ताकतों के लिए डरावना ख्वाब बना रहा। जी हाँ, मेरी मुराद उसामा बिन लादेन से है। नाज़रीन, आज की इस बहुत ही खास वीडियो में मैं आपको उसामा बिन लादेन के हवाले से बताऊंगा सऊदी अरब का एक शहजादा दुनिया का मोस्ट वांटेड पर्सन कैसे बना और किस तरह से उसने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने का वो ख्वाब लिए दुनिया से चला गया। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन मार्च 1957 को सऊदी अरब की एक बहुत ही रॉयल फैमिली में पैदा हुए। इनके जो वालिद थे बिन लादेन, वो बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे और ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि इन्हें हरम शरीफ में उसकी कंस्ट्रक्शन का ठेका इन्हें दिया गया, मस्जिद नबवी का ठेका इन्हें दिया गया और मस्जिद अक्सा में जो कंस्ट्रक्शन हुई उसका ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया। तो सोचिए कि ये मिडल ईस्ट की कितनी बड़ी कंपनी थी। उसामा बिन लादेन जो हैं वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। वो सऊदी अरब के एक शहजादे थे और इनके जो वालिद हैं उनका मजहब के साथ बड़ा गहरा लगाव था और इस कदर लगाव था कि अगर सुबह की नमाज उन्होंने मदीना शरीफ में पढ़ी है तो असर की नमाज वो मक्का में पढ़ते थे और इशा की नमाज जो है वो मस्जिद अक्सा में पढ़ते थे। उसामा बिन लादेन का जो बचपन है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त और लज्जतों वाला बचपन था, जैसा कि एक शहजादों का होता है। लेकिन पहली बार उसामा बिन लादेन जो है उन्होंने 1967 के साल अपने वालिद को इस्तराब और परेशानी की हालत में देखा। ये वो साल था जब अरब और इसराइल की जंग छिड़ जाती है और इस दौरान जो है वो बिन लादेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और ये परेशानी जो है वो उसामा बिन लादेन पहली दफ़ा फील करते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है पहली बार अपने वालिद को इस तरह परेशान देखकर। इसी वॉर के कुछ अरसा बाद उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी में पहला बहुत बड़ा खौफनाक हादसा होता है और उसमें जो है इनके वालिद बिन लादेन जो है वो एक प्लेन के क्रैश में मारे जाते हैं। उनका अपना प्लेन होता है, अमेरिकन उसका पायलट होता है और ये जहाज़ जो है वो क्रैश कर जाता है जिसमें उसामा बिन लादेन के वालिद जो हैं वो मारे जाते हैं। उस वक्त उसामा बिन लादेन की उम्र जो है वो करीब 10 साल थी। उसामा बिन लादेन का ये ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। एक तो उन्होंने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ बातें सुन रखी थी जिसने उनके अंदर कुछ तजस्सुस पैदा किया मज़ीद जानने के हवाले से, और फिर उनके वालिद भी चले गए। तो इस चीज़ ने उसामा बिन लादेन को बहुत जो है वो एक तरह से दुख दिया। इसके बाद नाज़रीन, अगला जो टर्निंग पॉइंट आता है उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी में वो 1973 का साल होता है। 1973 के साल उसामा ये अरब और इसराइल में दूसरी जंग छिड़ती है और इसमें उसामा बिन लादेन थोड़े मैच्योर भी हो चुके होते हैं और दोबारा से वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बातें सुनते हैं और इस दफ़ा उनका जो जहन है वो ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उनकी नफरत जो है वो ज़्यादा बढ़कर जो है वो सामने आती है। और इस साल के बाद, इस जंग के बाद उसामा बिन लादेन जो हैं वो किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस्लाम के जो बड़े बड़े हीरोज़ गुजरे हैं उनकी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिहाद की जो है किताबें और जिन जिन उलमा ने जिहाद के ऊपर लिखा है उस हवाले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सहाबा कराम की ज़िंदगी के हवाले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ उसामा बिन लादेन जो दुनियावी तालीम होती है वो हासिल कर रहे होते हैं और आपके लिए ये बात दिलचस्पी से कम ना होगी कि एक दफ़ा उसामा बिन लादेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं और वहाँ पर जो है कोई कोर्स वगैरह करते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज की तालीम के बाद वो जब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो यहाँ आकर जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्न आता है। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात जो है वो फ़लस्तीन के एक टीचर के साथ होती है जो कि उसामा बिन लादेन को जिहाद की तरगीब देते हैं और जिहाद की तरफ उनको मायल करते हैं। और इसी दौरान जो है वो सवेत इन्वेड कर लेता है अफ़गानिस्तान को और वो जो उस्ताद हैं वो पहले से एक तरह से उनका जहन उस हवाले से बना चुके होते हैं, माइंड जो है वो उस तरफ डाइवर्ट कर चुके होते हैं उसामा बिन लादेन का जिहाद की तरफ, और वो नफ़रत और जो चली आ रही थी वो भी उसामा बिन लादेन के अंदर होती है। तो उसामा बिन लादेन अपनी ज़िंदगी का ऐसा फ़ैसला करते हैं जिस पर आज भी किसी को यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा भी कर सकता है।
सऊदी अरब का एक शहजादा जो कि सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, वो अपनी वो लज्जतों वाली ज़िंदगी, आसाइशों वाली ज़िंदगी छोड़कर अफ़गानिस्तान में चला आता है अपने अफ़गान भाइयों के लिए जो है के साथ जिहाद करने के लिए और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और उन्हें यहाँ से इबरत का निशान बनाकर यहाँ से निकालने के लिए। उसामा बिन लादेन जो हैं वो अफ़गानिस्तान आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपना मरकज़ जो है वो पेशावर में बनाते हैं। उनका जो ठिकाना है वो पेशावर रहता है, लेकिन जंग में वो हिस्सा लेते रहते हैं। और यहाँ पर नाजरीन वो एक तंजीम बनाते हैं, मकतबुल खिदमत। अब ये जो तंजीम होती है इसकी बुनियाद 1984 में रखी जाती है, और ये तंजीम जो होती है ये दुनिया भर से जितने भी मुसलमान नौजवान जो हैं इस जंग में शरीक होना चाहते हैं, इस जिहाद में शरीक होना चाहते हैं, तो मकतबुल खिदमत उनके लिए आसानियां पैदा करती है, उनका एयर टिकट देती है, और उनको अफ़गानिस्तान में लाने के लिए तमाम जो वसाइल होते हैं वो बरूए कार लाती है, यानी उनका तमाम जो खर्चा है वो अफोर्ड करती है, उनकी वेपन और फंडिंग के हवाले से, उनकी रिहाइश के हवाले से तमाम बंदोबस्त करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो सेंटर है वो पेशावर में ही होता है। तो उसामा बिन लादेन उस वक्त जो है वो जिहाद करते रहते हैं, और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिका मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा होता है, वेपन्स भेज रहा होता है, फंड भेज रहा होता है। तो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसामा बिन लादेन को भी ये सारी फंडिंग दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है जिसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि सवाल ये उठाया जाता है कि क्या CIA का प्रॉपर राब्ता था उसामा बिन लादेन के साथ, या उसामा बिन लादेन को CIA ने बनाया है। तो ये बात जो है वो कई ज़राए से जो है वो मनफी साबित होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन का जो असल एक मोटिव था वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ था, तो वो CIA के साथ मिलकर कैसे जिहाद कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और अहम बात बता दूं कि जब अफगानिस्तान में होते हैं उसामा बिन लादेन, तो वो अपने साथियों को इस बात की तरगीब देते हैं कि आप अमेरिका की मसनूआत कम से कम इस्तेमाल करें, हमने उनका मुकम्मल बाइकआउट करना है। तो एक बंदा जो इस तरह से तरगीब दे रहा है वो CIA से फंड कैसे ले सकता है? तो ये सवाल जो है इसको कई ज़रायों ने मनफी साबित किया है कि CIA और उसामा बिन लादेन का कोई ताल्लुक नहीं था। तो उस वक्त उसामा बिन लादेन जो हैं वो एक फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक आम जिहादी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ सऊदी अरब में जब उनके दस्तरखान पर अनवा इकसाम के खाने पड़े होते हैं और लग्जरी गाड़ियाँ उनके लिए होती हैं, अपने प्राइवेट जेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर जो है वो प्याज के साथ भी रोटी खाई है उसामा बिन लादेन ने, एक कच्चे से मकान में और खार में भी जो है वो रहे हैं। यानी एक आम आदमी या आम जिहादी जिस तरह से रहता है उसामा बिन लादेन वैसे ही रहे हैं, और वो तंजीम बनाकर उन्होंने इस जहाद में भरपूर हिस्सा लिया और जो है वो कई बैटल्स में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है। इसके बाद नाजरीन 1988 वो टर्निंग पॉइंट होता है एक और उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी में। 1988 में जो ज़ियाउल हक हैं उनका प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है और उनकी उसमें वो है वो उसमें जहाँ बख्त हो जाते हैं। तो इस के फ़ौरन बाद जो उसामा बिन लादेन हैं वो अल-कायदा की बुनियाद रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल-कायदा की बुनियाद पेशावर के इलाके में रखी जाती है, यानी पहली जो तंजीम थी वो भी पेशावर में बनी थी और अल-कायदा की बुनियाद जो है वो भी पेशावर में रखी जाती है। और इसके ज़रिए अब जिहाद को थोड़ा सा और फैलाया जाता है और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो मज़ामत है उसको और फैलाया जाता है। 1989 में जो सोवियत यूनियन है उसको शिकस्त हो जाती है, इबरतनाक शिकस्त होती है, वहाँ से उसका विड्रॉल हो जाता है। और उसके बाद उसामा बिन लादेन जो है नाजरीन वो वापस सऊदी अरब चले जाते हैं। और कैसे जाते हैं? बतौर नेशनल हीरो के तौर पर जाते हैं। सऊदी की जो हुकूमत होती है वो उन्हें नेशनल हीरो डिक्लेयर कर देती है कि उन्होंने जिहाद में जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और USSR को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है। लेकिन इसके एक साल बाद ये सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। 1990 में जो सद्दाम हुसैन हैं वो इन्वेड कर लेते हैं कुवैत को, इराक और कुवैत की वॉर शुरू हो जाती है
اور اس کا جو رسک ہوتا ہے وہ سعودی عرب کو ہوتا ہے کہ اس کے بعد ممکن ہے کہ عراق سعودی عرب کی طرف رخ کرے. تو سعودی حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہمیں امریکہ کی ہیلپ لینی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ شروع سے ہی امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ رہا ہے. تو سعودی عرب سوچتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. جب اسامہ بن لادن کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اسامہ بن لادن جو کنگ ہوتے ہیں فہد, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی مدد نہ لو, ہمیں کسی غیر مسلم کی مدد نہیں لینی چاہیے, میں اس کے خلاف جدوجہد کروں گا, میں وہاں پر جا کر جہاد کروں گا. اگر ہم سوویت یونین کو ہرا سکتے ہیں جو کہ اتنی بڑی پاور تھی, تو عراق کو ہرانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم انہی جہادیوں کے ساتھ جو ہے مکہ اور مدینہ کی بھی حفاظت کریں گے, سعودی عرب کی بھی حفاظت کریں گے اور کویت کی بھی حفاظت کریں گے. تو آپ امریکہ کو نہ بلائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی جو اصل موٹیو اسامہ بن لادن کا ہوتا ہے وہ عراق اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنی دھرتی پر اور اس مقدس ترین دھرتی پر امریکیوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو اسامہ بن لادن ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. پھر جب کنگ فہد ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن اور بایو کیمیکل ویپنز یوز کیے تو تم ان کا کیسے دفاع کرو گے. تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن نے جو تاریخی الفاظ کہے ہیں وہ آپ تک پہنچنا ضروری ہے. اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ میں ایمان کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا, لیکن کنگ فہد کو یہ ایمان والی طاقت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اور وہ اسامہ بن لادن کو وہاں سے آؤٹ کر دیتا ہے, یعنی ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانتا. اور اس کے بعد وہ امریکہ کو اس کی انوائٹ کرتا ہے اور امریکہ وہاں پر آ جاتا ہے, فوجی اڈے قائم کر لیتا ہے اور پراپر جو ہے ملٹری وہ وہاں پر ڈپلائے ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے ارد گرد بھی جو ملٹری ہوتی ہے اس کی امریکہ کی وہ ڈپلائے ہو جاتی ہے. اب اسامہ بن لادن کے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے وہ آسائشوں والی شہزادوں والی زندگی اس لیے چھوڑی ہو کہ میں نے اسرائیل اور اس کو امریکہ کو سبق سکھانا ہے, میں نے اس کو مسجد اقصی کو بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے, اسی کے ملک میں اگر امریکی آ جائیں یا اسرائیل اور وہ الائز آ جائیں تو اس کو کیسا لگے گا. تو اسامہ بن لادن کے لیے تو یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہوتا کہ میں بیت المقدس کو آزاد کروانے کی جدوجہد کر رہا ہوں اور یہ ہمارے جو سب سے مقدس پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اسامہ بن لادن جو ہیں وہ ایک سمجھ لے کے کمپین شروع کرتے ہیں سعودی حکومت کے خلاف, اور ان کے خلاف وہ مسجدوں میں جا کر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں. حدیثوں سے ان کو ریفرنس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے, ہم خود اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کنگ فہد جو ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اور کھڑا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے شاہ کے خلاف جو ہے بیان دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ جو ہے ڈیمیج ہو جائیں گے. تو کوئی بھی اسامہ بن لادن کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. تو اب ان کی مزاحمت اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور کنگ کو یہ برداشت نہیں ہوتا, تو اسامہ بن لادن کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اسامہ بن لادن وہاں ٹک کر نہیں بیٹھتے اور وہاں سے جو ہے وہ سوڈان چلے جاتے ہیں اور سوڈان میں القاعدہ کو پھر سے ایک بڑے پیمانے پر اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں. وہاں پر وہ جو کنسٹرکشن ان کی کمپنی ہوتی ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں, وہاں پر کاروبار شروع کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوڈان کے ڈیزرٹس ہیں وہاں پر اپنی سرگرمیاں ٹریننگ کیمپس وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں جس میں مجاہدین کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور امریکہ کے خلاف وہ اسی طرح سے جو کمپین ہے اس کو شروع کرتے ہیں. لیکن اس دوران ناظرین اہم بات یہ ہے کہ جو CIA ہوتی ہے یعنی امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے وہاں پر. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ CIA جانتی ہے کہ اسامہ بن لادن کیا کر رہا ہے, کہاں پر ہے, کس طرح سے وہ ٹریننگ کیمپس چلا رہا ہے, لیکن CIA کرتی کچھ نہیں ہے, صرف اس کی نگرانی کرتی رہتی ہے. تو اسامہ بن لادن وہاں پر اپنے ٹریننگ کیمپس چلاتے رہتے ہیں اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. لیکن پھر جو ہے وہ سوڈان کی حکومت پر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیگر جو مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکالو. اور سعودی عرب تو اس قدر پریشر ڈالتا ہے کہ 94 میں وہ اسامہ بن لادن کی جو سٹیزن شپ ہے یعنی ان کی جو شہریت ہے اس کو ابنڈن کر دیتا ہے.
94 के बाद जो उसामा बिन लादेन है वो सऊदी अरब के शहरी नहीं रहते हैं, सऊदी अरब उन्हें जो है वो अबंडन कर देता है, उनकी शहरियत जो है वो ख़त्म कर देता है। कुछ साल जो है उसामा बिन लादेन वो सूडान में रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो उनके जो एसेट्स होते हैं उसको सीज कर देती है, उन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर हो जाती है और मिलियन ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं उसामा बिन लादेन को के वो उसके गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, यानी गवर्नमेंट के असासों में शामिल हो जाते हैं, जो कि उसामा बिन लादेन के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। अब इसी दौरान जो है अफगानिस्तान में उनके दोस्त मुल्ला उमर की हुकूमत आ चुकी होती है। मुल्ला उमर भी एक ऐसी ज़हनियत रखने वाले इंसान होती हैं, शरीयत को नाफिज करने वाले और जिहाद का माइंडसेट रखने वाले एक इंसान होते हैं। तो जो उसामा बिन लादेन है वो सूडान से निकलकर अफगानिस्तान में आ जाते हैं और अफगानिस्तान में उनको पनाह दी जाती है मुल्ला उमर के साथ। वैसे ऑन रिकॉर्ड तो ये है कि 96 में इनकी मुलाकात हुई है मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन की, लेकिन कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि जब जिहाद हो रहा था यहाँ सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो उस वक़्त से इनकी एक हेलो हाय या थोड़े बहुत जो है वो दोस्ती शुरू हो गई थी। और जब उसामा बिन लादेन ने देखा कि उसके दोस्त की हुकूमत आ गई है अफगानिस्तान में, तो फिर वो सूडान को छोड़कर अफगानिस्तान में आ जाते हैं। पहली बार नाजरीन जब जो उसामा बिन लादेन बड़े पर्दे पर सामने आए हैं वो 98 का साल है। 1998 में पहली बार उसामा बिन लादेन जो हैं वो एक बड़े पैमाने पर दुनिया से मुतारिफ होते हैं। 1998 में क्या होता है? 1998 में अलकायदा जो है वो तंजानिया में, अफ्रीका के 2 शहर हैं, वहां पर अमेरिकन एम्बेसीज पर अटैक करती है, जिसमें बड़ी तादाद में अमरीकी जो हैं वो मारे जाते हैं। और इसके बाद उसामा बिन लादेन जो हैं वो एक बड़े दुश्मन के तौर पर सामने आते हैं अमेरिका के, और वो जो इतने सालों की जिद्दोजहद थी अमेरिका के खिलाफ लड़ने की और अमेरिका को सबक सिखाने की या उस चीज़ का बदला लेने की कि उसने इतने मुसलमानों को मारा है, तो समझ लें कि ये पहली बड़ी कार्रवाई होती है उसामा बिन लादेन की जानिब से कि वो कई अमेरिकियों को कई अमेरिकी डिप्लोमेट्स को वहां पर मार देते हैं। तो 1998 में अमेरिका क्या करता है कि जब ये अटैक्स होते हैं तो वो पहली बार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है, ड्रोन अटैक्स करता है, और जहां पर उसामा बिन लादेन का ठिकाना होता है वहां पर जो है वो बड़ी तादाद में मिसाइल जो हैं वो दागे जाते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन जो है वो इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। अब 98 के बाद से नाजरीन मुल्ला उमर पर हल्का फुल्का प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाता है अमेरिका की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से भी कि आप उसामा बिन लादेन को यहाँ से निकालें और जो है उन्हें यहाँ से आप आउट करें, जैसा कि सूडान ने किया, आप उन्हें यहाँ पर पनाह ना दें। लेकिन मुल्ला उमर जो हैं वो बहुत रिगार्ड करते हैं एक तरह से उसामा बिन लादेन का, क्योंकि वो उनकी सोच से बहुत हद तक इत्तफाक करते हैं कि ये इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, ये अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। और मुल्ला उमर का अपना बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि हम हमारे भाई हैं फ़लस्तीनी और हम उनकी आज़ादी के लिए ज़रूर जिद्दोजहद करेंगे। कश्मीर के लिए उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो उसामा बिन लादेन को वो निकालते नहीं है, लेकिन फिर 2001 का साल आता है जब गेम मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और उसामा बिन लादेन दुनिया के मोस्ट वांटेड पर्सन की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। पिछले नाजरीन जब अटैक हुए थे तो अमेरिका इनको जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड है उनकी फहरिस्त में शामिल करता है, लेकिन 9/11 के अटैक के बाद मोस्ट वांटेड जो है पर्सन के तौर पर इनको शामिल कर लिया जाता है और इनके सर की बाउंटी जो है वो $25 मिलियन रखी जाती है, यानी अरबों रुपए बनते हैं जो इनकी हेड मनी रखी जाती है। और इस यहाँ पर मुल्ला उमर का किरदार जो है वो बहुत तारीखी नौयत का है कि मुल्ला उमर से कहा गया कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें, लेकिन मुल्ला उमर ने कहा कि तुम मुझे सबूत दिखा दो, मैं खुद इसे सजा दूंगा, लेकिन मेरी गैरत ये तकाजा नहीं करती कि एक शख्स ने कोई कसूर किया ही ना हो और मैं वो वैसे ही तुम्हारे हवाले कर दूं। मुसलमान हमारे भाई हैं और मैं किसी मुसलमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप मुझे एविडेंसेस ना दो। अमेरिका कोई एविडेंस देता नहीं है, बल्कि ये मामला तो यहां तक मशकूक है कि इस अटैक के महज 1 घंटे में जो बुश है वो ये कहना शुरू कर देता है कि ये अलकायदा और उसामा बिन लादेन ने करवाया है, हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई होती, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई होती, और ये कहना शुरू कर देता है कि ये उसामा बिन लादेन ने करवाया। तो ये पहले घंटे से ये मामला मशकूक हो जाता है कि ये उसामा बिन लादेन पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है। बहरहाल मुल्ला उमर इनको हवाले नहीं करते और इस अटैक के 2 महीनों बाद नवंबर में जो है वो इन्वेड कर लेता है अफगानिस्तान को अमेरिका, और यहाँ पर जो है वो तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है और उसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसीज की नज़रें जो है वो उन पर लग जाती हैं। अब ये जो नाजरीन 2001 से 2011 के अरसा है, ये उसामा बिन लादेन के लिए ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर होता है।
दुनिया की तमाम एजेंसीज उनको पकड़ने के लिए, उनको सर्च करने के लिए, उनको मारने के लिए लगी होती हैं। इनके प्रेसिडेंट का यहाँ तक ऑर्डर होता है कि उसको जिंदा पकड़कर अमेरिका लाया जाए, और अगर जिंदा लाना मुमकिन ना हो तो फिर उसकी लाश जो है वो यहाँ पर लाई जाए और हम उसे यहाँ पर लटकाएंगे और उसे इबरत का निशान बनाएंगे। तो दुनिया भर की एजेंसीज इनको पकड़ने के लिए लगी होती हैं, लेकिन मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे लोग इनको बहुत यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं। और बताया जाता है कि ये जो पहले 3-4 साल होते हैं, ये तोरा बोरा जो माउंटेन्स हैं पाक बॉर्डर के साथ यहाँ पर छुपे रहते हैं। यहाँ पर बड़े अटैक्स भी होते हैं अमेरिका की जानिब से, लेकिन ये सर्वाइव कर जाते हैं और छुपे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल-कायदा जो है वो ऑपरेट करती रहती है, और ये जो अमेरिका के खिलाफ अब जहाज शुरू हो गया होता है उसमें अपना किरदार अदा करती रहती है। और एक जो शिफ्ट उसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी में आया है नाज़रीन, वो बड़ा अहम होता है। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन जो है वो ग्लोबल जिहाद की बात करना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल फोकस जो है वो अपना इन सेहूनी ताकतों के खिलाफ कर लेते हैं, और ये कहते हैं कि जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम उनको आज़ादी दिलवाएंगे, और पैन इस्लामिज्म जो है उसकी बात करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब उसामा बिन लादेन जो है वो कुछ अरसा तोरा बोरा में छुपे रहते हैं, फिर वो पाकिस्तान में भी मूव करते रहते हैं। चित्राल में बताया जाता है कि कुछ अरसा वो वहां पर रहे हैं। और ये जो कंपाउंड है जहां पर ऑपरेशन हुआ है एबटाबाद का 2011 में, ये नाजरीन 2001 में नहीं था। ये जो कंपाउंड है ये 2005 में बिल्ट होता है, और कहा जाता है कि इसके बाद जो है वो उसामा बिन लादेन वहां पर छुप जाते हैं, यानी वहां पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन वहीं से वो अपनी कम्युनिकेशन के जरिए जो उनके अपने ज़राए होते हैं दुनिया भर में जहां जहां अल-कायदा ऑपरेट कर रही होती है, या खासतौर पर अफगानिस्तान में, उनको मैसेजेस भेजते रहते हैं। अब नाजरीन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसा कोई सिस्टम होता है जिसका आज तक पता नहीं चल सका कि ये अपने मुजाहिदीन के साथ राब्ता किस तरह से करते हैं। यानी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ही बंदे को ढूंढ रही हैं, और वो राब्ते भी कर रहा है, अपने मुजाहिदों को पैगाम भी भेज रहा है, वीडियो मैसेजेस भी भेज रहा है, ऑडियो पैगाम भी भेज रहा है, बंदे उनसे मिलने भी आते हैं, वो भी शायद जाता है, लेकिन कोई एजेंसी जो है दुनिया भर की वो उनको ढूंढ नहीं सकती। और फिर 11 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं, और ये कांटे की तरह चुभते हैं अमेरिका की आंखों में, और अमेरिका समझ लें कि एक एक दिन मरता है कि उनके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ। लेकिन अब यहाँ पर अहम बात यह है कि आज तक उसामा बिन लादेन के सबूत नहीं दिए गए कि इन्होंने 9/11 के अटैक्स करवाए थे। अभी जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से सवाल किया गया कि आप अल-कायदा के बारे में क्या राय रखते हैं या उसामा बिन लादेन के हवाले से क्या राय रखते हैं, तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें नहीं लगता कि 9/11 का अटैक जो है वो उसामा बिन लादेन ने करवाया। और सबसे अहम बात आपको ये बता दूं कि जिसको मुबैना मास्टरमाइंड कहा गया अमेरिका की जानिब से, वो अभी तक अमेरिका की जेल में है और अभी तक उसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक वो कन्विक्ट नहीं हो सका। आज तक अमेरिका उसको साबित नहीं कर सका कि ये इन लोगों ने जो है वो 9/11 के अटैक्स करवाए थे। तो बहरहाल ये 10-11 साल बहुत मुश्किल में गुजरते हैं, लेकिन वो जो उनके हौसले होते हैं वो पस्त नहीं होते, उनकी एक्टिविटीज़ कम नहीं होती, और जिहाद जो है वो भरपूर तरीके से जारी रहता है। लेकिन 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन जो है वो एक ऑपरेशन में मार दिए जाते हैं। अमेरिका जो है वो आता है एबटाबाद में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ इसका पता नहीं होता। ये ऑपरेशन होता है, उसामा बिन लादेन वहाँ पर मारे जाते हैं, वो इनकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर जाते हैं और उनकी लाश को समुंदर बुर्द कर दिया जाता है। और आज तक उनकी जो तस्वीर हैं, यानी उनकी डेड बॉडी की जो तस्वीर हैं, वो आज तक सामने नहीं आ सकी। और ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने जिसको भी मारा है उस सब की तस्वीर शेयर की है, लेकिन उसामा बिन लादेन की तस्वीर क्यों शेयर नहीं की। इसीलिए बहुत सारी साजिशी थ्योरीज जो हैं वो भी जन्म लेती हैं कि क्या वहाँ पर वाक़तन उसामा बिन लादेन मौजूद था, क्या वाक़तन उसामा बिन लादेन को वहाँ पर मारा गया। तो इस तरह के कई सवालात आज भी तारीख उसकी मुंतज़िर है, आज भी ये सवाल जो हैं वो जवाबात के मुंतज़िर हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि अमेरिकन ऑफिशियल ये कहते हैं कि हमने तस्वीरें वहाँ पर बनाई हैं, वो तस्वीरें हमारे पास आज भी मौजूद हैं और शायद कभी हम उनको जो है वो पब्लिक करें, लेकिन अभी तक जो है जो डिसाइड हुआ है कि हम इन तस्वीर को पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन कभी फ्यूचर में मुमकिन है कि हम इन तस्वीर को पब्लिश करें। तो जिस दिन इनका कत्ल होता है उससे अगले रोज़ जो है वो आते हैं बराक ओबामा और
आकर जो है वो बताते हैं, इस ऑपरेशन के कुछ टाइम के बाद आते हैं और प्रेस ब्रीफिंग में बताते हैं कि हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया है। और उस वक्त पूरे अमेरिका में जश्न होता है, मगरबी दुनिया में जश्न होता है, बड़ी तादाद में जो अमेरिकन हैं वो वाइट हाउस के बाहर जमा हो जाते हैं और बड़ा जश्न मनाया जाता है। और यहाँ पर नाज़रीन की दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो ऑपरेशन होता है ये ओबामा की जो इलेक्शन होता है उससे कुछ अर्सा पहले होता है। और ओबामा के बारे में कहा जाता है कि उसने ना ही कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ दी हैं, ना ही कोई तरक्की के लिए कोई काम किया, ना ही कोई जॉब्स दी हैं, और अमेरिकन उनसे बड़े खफा होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद ओबामा दोबारा से अमेरिका के सदर बन जाते हैं और दूसरा टेन्योर जो है वो भी पूरा करते हैं। तो इस तरह एक ऐसा शख्स जो एक शहजादे के घर में पैदा हुआ, शहजादों के तौर पर बड़ा हुआ, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, वो एक जिहाद करते हुए तकरीबन 30 साल उन्होंने जिहाद किया। और उनका तो आइडियोलॉजी ये थी कि मैंने इसराइल से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, मुसलमानों को आज़ादी दिलवानी है। लेकिन बहरहाल उनके हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। मगरबी दुनिया तो उन्हें दहशतगर्द कहती है। लेकिन आखिर में जाकिर नाइक साहब की एक बात कोट करूँगा कि उन्होंने कहा कि मैं BBC और CNN से सुनकर उसामा बिन लादेन को क्यों दहशतगर्द मानूं जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। कि उन्होंने फिर ये भी आयत सुनाई कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो पहले उसको तस्दीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ आगे फैल जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं CNN और BBC से ये चीज़ लेकर कैसे मान लूँ कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। आज तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है और आज तक अमेरिका भी ये इस बात का सबूत नहीं दे सका कि ये 9/11 के अटैक्स जो हैं वो उसामा बिन लादेन ने करवाए थे। उसामा बिन लादेन आज भी एक समझ लें कि तारीख़ का बहुत बड़ा किरदार है और आने वाली सदियों तक वो तारीख़ का बड़ा किरदार रहेगा, क्योंकि इस एक शख्स ने हमारी इंसानी तारीख़ बदल कर रख दी। 9/11 के अटैक्स के बाद एक धारा बदल गया इंसानी तारीख़ का, एक डायरेक्शन हमारी ह्यूमैनिटी की बदल गई। और देखिए कि वो ख्वाब जो उन्होंने तब देखा था आज वो जाकर कहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। आज अफ़गानिस्तान में दोबारा से हुकूमत मिली है उन लोगों को, यानी उनके दोस्त थे मुल्ला उमर और मुल्ला उमर के जो तालिबान थे उन्हें आज हुकूमत मिली है। तो एक तरह से ये जीत उसामा बिन लादेन की भी हुई। आज भी कुछ लोग हैं जो उन्हें हीरो मानते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं, मगरबी दुनिया उन्हें दूसरी तरह से पुकारती है। तो अब इसमें फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाकिर नाइक की बात को मैं भी जो है इंडोर्स करूंगा कि वो सच कहते। तो ये नाज़रीन उसामा बिन लादेन के हवाले से एक ख़ास वीडियो थी जिसमें मैंने एक कलेक्टिव उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू आपके सामने रखे। और आपको ये बता दूं कि ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ 9/11 के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से और तारीख़ के वो छुपे हुए हक़ाइक़, जैसा कि 9/11 के बारे में मैंने आपको बताया कि वो हुआ था या नहीं हुआ था। इस तरह के जो छुपे हुए हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करें, कमेंट्स करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 9/11 और उसामा बिन लादेन के हवाले से वो जो तारीख़ के छुपे हुए हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेकर आ सकूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।